दोस्तों नमस्कार। दिल थाम कर बैठिए और हो सके तो कमर की पेटी भी बांध लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है 2024 के महामुकाबले की तैयारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना का पहला ट्रेलर। नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द न्यूज़ अड्डा पर आपका स्वागत है। जी हाँ, जिस ट्रेलर की बात आज हम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के रीशफलिंग को लेकर के है। जिस तरह से दिल्ली के कॉरिडोर से या लुटियन जोन से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले अपनी टीम में बड़े बदलाव कर सकते हैं। उससे पहले 16 और 17 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के बाद बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें एक तरह से संगठन को लेकर को खाका खींचा जाएगा। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के महामुकाबले को लेकर अपनी टीम को एक तरह से फाइनल टच देने वाले हैं। या ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैबिनेट रीशफलिंग के बाद सीधे 2024 के दंगल में कूदने का ऐलान करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का रीशफलिंग उस समय हो रहा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तिरंगा लेकर श्रीनगर लाल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी को मिला है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिक चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से 2024 में राहुल और तमाम विपक्षियों को मात देने का फूल प्रूफ प्लान बनाया होगा। वैसे तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले पिछले 8 सालों में राजनीतिक पंडितों से लेके तमाम जानकारों को चौंकाते रहे हैं। और जब बात मोदी कैबिनेट के रीशफलिंग की हो रही है तो जाहिर तौर पर शर्तिया तौर पर इसमें काफ़ी एक तरह से शॉक एग्जिट और सरप्राइज एंट्रीज रहने वाली हैं। क्या आप भूल गए जुलाई 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी गवर्नमेंट 2.0 का पहला कैबिनेट रीशफल किया था? जब किसने सोचा था कि प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे कद्दावर मंत्रियों को घर बिठा दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाया। ये बड़ा फैसला हुआ। तो सवाल उठता है कि अब जब 2024 की तैयारी हो रही है और अंतिम खाका खींचा जाएगा कि किस तरह से 2024 की जो चुनावी टीम होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगल बगल नजर आएगी, तो उसमें कौन कौन रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत अपने आप में सरप्राइज एलिमेंट्स लिए रहने वाला है। कुछ ऐसे चेहरों को ड्रॉप किया जा सकता है जिनकी कल्पना राजनीतिक पंडितों ने अभी तक नहीं की है। जिस तरह से भूपेंद्र यादव से लेकर धर्मेंद्र प्रधान जैसे चेहरों का जिक्र आ रहा है, स्मृति ईरानी से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरों का जिक्र आ रहा है कि कहां किसको संगठन में लगाया जा सकता है और किसको और ज़्यादा वजनदार कैबिनेट में बनाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलने के बावजूद ये साल जाते जाते हिमाचल की हार का जो खंजर लगा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बेहद बेचैन कर रहा है। और उस पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को झटका दिया है, या समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे दिल्ली से एक बड़ी लड़ाई में बीजेपी को मात दे दी है अरविंद केजरीवाल ने। जाहिर तौर पर इसने एक तरह से मोदी और शाह को नए सिरे से 24 को लेकर के तैयारी करने को मजबूर किया है। ये कैबिनेट रिशफलिंग ऐसे समय हो रही है जब इस साल यानी 2023 में 2024 के महामुकाबले यानी फाइनल से पहले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी खेला जाना है। बीजेपी को मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपनी सरकार को बचाना है, तो उसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीननी है, उसे त्रिपुरा में खुद को एक तरह से बचाना है और जम्मू कश्मीर में पहली बार एक तरह से 370 हटाने के बाद चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहाँ भी एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की टेस्टिंग होनी है। तो बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से 2019 से पहले यानी कि मोदी के पहले टर्म में, मोदी गवर्नमेंट की पहली टर्म में 2014 में सत्ता में आने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक
3 बार कैबिनेट की रीशफलिंग की थी, लेकिन 2019 में जिस तरह से 2014 के मुकाबले और ज़्यादा ताकतवर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली के तख्त पर काबिज हुए, तो रीशफलिंग जुलाई 2021 में सिर्फ एक बार हुई है। बताता है कि किस तरह से पॉलिटिकली कंफर्टेबल माहौल में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने खुद को पाया। लेकिन जिस तरह से 2022 जाते जाते हिमाचल में जो झटका लगा है, कांग्रेस सत्ता में आई है, और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, वो बताता है कि अब 2024 को लेकर के व्यूह रचना अलग तरह से रचनी पड़ेगी, क्योंकि अब राहुल को हल्के में कम से कम मोदी शाह कतई नहीं लेने वाले हैं। सवाल ये कि हिमाचल की हार का ठीकरा क्या जेपी नड्डा के सिर फोड़ा जाएगा? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर, हिमाचल से हैं। दो बड़े हैवीवेट्स के बावजूद बीजेपी को बड़ी शर्मनाक हार का सामना हिमाचल में करना पड़ा है, सत्ता उसको गंवानी पड़ी है। तो क्या समझा जाए कि गुजरात में CR पाटिल जैसे चेहरों की परफॉर्मेंस का इनाम उन्हें एक तरह से केंद्रीय कैबिनेट में ला करके दिया जाएगा, या संगठन में अगर नड्डा के पर कतरे जाते तो क्या वहाँ पाटिल की दावेदारी होगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से हटा करके संगठन में लाया जाएगा, या भूपेंद्र यादव को सरकार से हटा के संगठन में फिर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि जब जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त भी भूपेंद्र यादव के नाम का जिक्र था। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, 2024 की लड़ाई से पहले मोदी शाह को 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में भी कांग्रेस सहित तमाम विपक्षियों से लोहा लेना है। यानी जो 2024 की एक तरह से के नज़रिए से कैबिनेट रीशफलिंग होगी, उसमें 2023 की भी छाप रहने वाली है। तो क्या कर्नाटक से कुछ चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्या राजस्थान, जहां से 25 की 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सांसद बीजेपी के सहयोग से हनुमान बेनीवाल ने जीता था, यानी कि 25 की 25 में सत्ता भले विधानसभा में कांग्रेस के हाथ गई हो, लेकिन सांसद तमाम बीजेपी के जीत के आए थे। वहां से अभी फिलहाल सिर्फ 4 मंत्री हैं। तो क्या समझा जाए कि राजस्थान को एक तरह से और ज़्यादा तवज्जो मिलने वाली है? जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा लगातार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान पर अटैक कर रहे हैं, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा की ताजपोशी मोदी कैबिनेट में होने वाली है? कोई दूसरा चेहरा भी वहां से आने वाला है क्या? उसी तरह से क्या जिस तरह से कर्नाटक में कोई चेहरा देखने को मिलेगा, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में चल रही, उनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, वहां क्या देखने को मिलने वाला है? उसके अलावा क्या छत्तीसगढ़ से कुछ किसी की नुमाइंदगी बढ़ने वाली है, या फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि हर बार जब कैबिनेट रिशफल यानी यूपी चुनाव से पहले जो रिशफलिंग हुई थी, उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक तरह से बड़ा बदलाव देखने को मिला था। उत्तराखंड से हैवीवेट मिनिस्टर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उनको एक तरह से हटाया गया। उसके बाद अजय भट्ट नैनीताल से सांसद है, उनको मौका दिया गया था, उनको रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। इसी तरह से पिछले यानी कि 2019 के बाद जो पहला रिशफल हुआ था 2021 जुलाई में, तब उत्तर प्रदेश को भी खासा तवज्जो दिया गया था, ओबीसी को खासा तवज्जो दिया गया था। उसके बाद बीजेपी उसका बेनिफिट भी पॉलिटिकली मिला, वो 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो जाती है, उत्तराखंड की सत्ता भी उसके हाथ से आ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरह से जो अगर उत्तराखंड की भी बात करें, तो क्या उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो क्या यहाँ जब कैबिनेट रिशफलिंग होने वाली है तो उत्तर प्रदेश के साथ क्या उत्तराखंड में भी कुछ होने वाला है? क्योंकि उत्तराखंड से कुछ हैवीवेट चेहरे हैं केंद्रीय राजनीति में जिनका दखल है। चाहे अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं, लगातार केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने की कोशिश करते रहे, इंतजार में रहे, लेकिन उनका इंतजार लगातार खिंचता रहा है। तो क्या समझा जाए कि अनिल बलूनी को कुछ मौका मिल सकता है? क्योंकि अनिल बलूनी मुख्यमंत्री बनने से भी चूक गए थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पसंद किया, अपनी चॉइस माना। और जब 2022 के चुनाव में खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, उसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया जाना, अनिल बलूनी को तवज्जो नहीं मिलना बताता है कि उनके लिए अभी एक तरह से दिल्ली थोड़ी दूर है। तो क्या उनको केंद्र में जगह मिल सकती है? अगर केंद्र में अनिल बलूनी को जगह मिलती, क्योंकि जिस तरह से कई बार ये चर्चाएं चलती रही हैं कि अनिल बलूनी के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन उनको उस तरह से वजन भारत सरकार में नहीं मिल पाया, जबकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। तो क्या अगर अनिल बलूनी को इस वक्त मौका मिल सकता है? और अगर बलूनी को मौका मिलता है तो क्या अजय भट्ट के लिए संकेत
खतरे वाले हैं, या अजय भट्ट की परफॉर्मेंस को बेहतर आंका जाएगा? क्या रमेश पोखरियाल निशंक की जो राजनीति है वो कहां जाने वाली है? पिछले रीशफलिंग में जुलाई 2021 में उनको एक तरह से केंद्रीय कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था, उनके लिए क्या संभावनाएं? क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर ये दो लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले झटका लगा। यहां कांग्रेस 21 रही, बीजेपी 19 परफॉर्मेंस अपनी दिखा पाई है। तो क्या दोनों सांसदों के लिए, क्योंकि निशंक पहले ही मोदी कैबिनेट से बाहर किए जा चुके हैं, तो क्या अजय भट्ट के लिए खतरे की घंटी है, या अजय भट्ट की परफॉर्मेंस उनको बनाए रख पाएगी? क्योंकि उत्तराखंड से बहुत संभावना कम है कि दूसरा कोई मंत्री हो। तो क्या इस संभावित मोदी कैबिनेट की रीशफलिंग में उत्तराखंड में किसी को नहीं छेड़ा जाने वाला है? क्या अनिल बलूनी को मौका नहीं मिलने वाला है? अजय भट्ट ही बने रहने वाले हैं? या फिर जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत सांसद है, वो बमुश्किल 4.25 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे, उसके बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अंकिता भंडारी प्रकरण चला है, उसके बाद जोशीमठ में जिस तरह की ये जो डिजास्टर आया है, उसके बाद क्या पौड़ी को लेकर के भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में रहता है कि बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई पौड़ी में आसान नहीं रहने वाली? तो क्या तीरथ सिंह रावत के लिए कोई लॉटरी खुल सकती? क्या ऐसा भी कुछ है क्या? क्योंकि अजय टम्टा के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। वो मोदी की पहली कैबिनेट में यानी 2014 के बाद वो मंत्री बन चुके थे, उसके बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया था। तो इस तरह से उत्तराखंड को लेकर के भी, यानी उत्तराखंड के ऑब्जर्वर्स की, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की नज़र भी मोदी कैबिनेट के रीशफलिंग पर रहने वाली है, क्योंकि जो वहाँ रीशफलिंग में उत्तराखंड में जो उसका इम्पैक्ट होगा वो उत्तराखंड की स्टेट पॉलिटिक्स में भी दिखने वाला है। क्या अनिल बलूनी को मौका मिलेगा? तो निश्चित तौर पर इसके पुष्कर सिंह धामी के लिए अलग मायने रहने वाले हैं। और अगर अजय भट्ट रिटेन कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका वजन दिल्ली में बना हुआ है। लेकिन तीरथ या निशंक जैसे किसी सांसद को फिर से अगर कुछ मौका मिलता है तो ये एक तरह से पॉलिटिकल, एक तरह से दूसरे मैसेज देने वाला होगा। और जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में, क्योंकि अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से फेवरेट स्टेट्स में से रहा है, और केदारनाथ से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बद्रीनाथ से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले तमाम चुनाव में बड़े एक तरह से वोट को साधने की, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, तो ऐसी पूरी संभावना है कि मोदी कैबिनेट में जब रीशफलिंग होगी तो उत्तराखंड में कुछ न कुछ उसका असर देखा जा सकता है।